20,000 किलोमीटर और 18 महीने अब मैं इस बाइक को चला चुका हूँ। और 20,000 किलोमीटर जब आप एक बाइक को चला देते हो तो उसकी एक एक नस का आपको पता चल जाता है, क्या उसमें कमियां हैं, क्या उसमें अच्छी चीज़ें हैं, किस चीज़ को आपको कैसे जुगाड़ करके रखना है। अभी अगर थोड़ा सा आपको लुक चेंज कर लग रहा होगा बाइक का, तो क्योंकि इसका वाइज़र जो है वो टूट गया एक्चुअली, एक छोटा सा क्रैश हो गया था रिसेंटली। पर कोई नहीं, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरी ओनरशिप के बारे में। 3 ओनरशिप रिव्यू मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा। लेकिन इस ओनरशिप रिव्यू में मैं कोशिश करूँगा कि सारी डिटेल जो है वो कवर करी जाए, और सारी अच्छी चीज़ें, सारी बुरी चीज़ें, और कैसी मेंटेनेंस है बाइक की, क्या कॉस्ट है, फ्यूल कॉस्ट क्या है, ताकि अगर आप कंसिडर कर रहे हो ये बाइक लेना तो आपको एक एक चीज़ का पता चल जाए जो आगे आपको शायद दिक्कत दे सकती हैं या फिर जो आगे आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ डेटा, लेट्स गेट टू द वीडियो। आई होप सिनेमैटिक्स आप लोगों को पसंद आए होंगे। और अब बात करते हैं बाइक की अच्छी चीज़ों से शुरुआत करते हैं। पहले एक ब्रीफ बता देता हूँ मैं आपको, जो क्यों परचेज़ करी ये बाइक, मैंने कितने की पड़ी, कैसा एक्सपीरियंस था ये सब। तो 1,85,000 रुपये की मुझे ऑन रोड पड़ी थी ये देहरादून में, यहीं से सानवी हीरो देहरादून जो ISBT के पास है वहाँ से ली थी मैंने ये। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अब तक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सर्विस में कभी कोई दिक्कत नहीं आई, बाइक में अगर कोई इशू आया तो उसको ठीक करने में कोई दिक्कत नहीं आई। टाइमली चीज़ें हो जाती हैं, कभी कोई ऐसा पार्ट का इशू नहीं आता, या फिर वहाँ से कभी कोई दिक्कत आती नहीं है। प्लस मेरा जो बाइंग एक्सपीरियंस था वो भी अच्छा था। प्राइसिंग ही इसका एक प्रो भी है, जो बाइक की प्राइसिंग है वो अभी तक चेंज नहीं हुई है। जहाँ बाइक लॉन्च होते ही 10 दिन बाद उसकी प्राइस चेंज कर दी जाती है, या फिर अब तो बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगा है। ये बाइक में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, सिर्फ प्राइस चेंज हो जाती है। तो वो थोड़ी चीज़ लगती भी है यार कि या तो आपने कुछ फीचर चेंज करो, ब्रांडिंग चेंज करी हो, आपने कोई नए फीचर्स ऐड करे हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। अब तक 1,55,000 रुपये, 1,54,000 रुपये इसकी एक्स शोरूम कीमत है अभी तक, और अभी भी आप इसको परचेज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। प्रोज के बारे में बात करने से पहले एक बार बाइक के मेंटेनेंस को, उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि बाइक जब आप ले लोगे तो उसके बाद उसको मेंटेन करने का जो खर्चा रहेगा वो कितना रहेगा। तो बाइक की जो सर्विस कॉस्ट आती है वो आती है, एवरेज जो कॉस्ट आती है वो 1,500 से 2,000 रुपये आती है। डिपेंड्स कि आप क्या पार्ट इसमें चेंज करवा रहे हो या कुछ एक्स्ट्रा डलवा रहे हो। तो ये काफ़ी कम कॉस्ट है यार, और ये फ्री सर्विस होती है, इसमें कोई लेबर चार्जेस जो है वो ऐड नहीं होते। क्योंकि मैंने एक कार्ड बनवा लिया था, जैसे मेरी फ्री सर्विसेज खत्म होने वाली थी, हीरो का एक कार्ड आता है गुड लाइफ वाला, तो उससे मेरी शायद 2 या 4 सर्विस जो हैं और इसमें एक्स्ट्रा हो गई, और आप कितने टाइम तक भी उसको बढ़वा सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। पार्ट्स की अगर बात करें तो बाइक में कुछ खास पार्ट चेंज नहीं हुए हैं। चेन सेट चेंज हुआ है, बाइक के जो ब्रेक पैड्स है वो चेंज हुए हैं। ब्रेक पैड बाइक के काफ़ी महंगे हैं लेकिन वर्थ हैं, वो बताता हूँ मैं आपको क्यों। 1,300 रुपये के इसके अगले ब्रेक पैड है और 1,300 रुपये के ही इसके पिछले ब्रेक पैड है। 2,600 रुपये का सेट आता है, लेकिन वो आपका चलता है एटलीस्ट 10,000 किलोमीटर। और मतलब मैं तो काफ़ी हार्ड ब्रेकिंग करता हूँ, अगर आप उसको अच्छे से मेंटेन करोगे तो काफ़ी ज़्यादा भी चल सकता है। और टायर्स की अगर बात करें तो अगला टायर तो इसका स्टॉक है, और पिछला टायर जो है वो भी चेंज हो चुका है। वो चेंज हुआ है इसका 18,000 किलोमीटर पे। और रीस का मैंने टायर डलवाया है 301 करके, 301R करके टायर है, और काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, और कोई दिक्कत नहीं आई है अभी तक। ये मुझको पड़ा था 2,800 रुपये का। टायर से वैसे मुझे एक सीन याद आ गया भाई कि मेंटेनेंस और आपके राइडिंग स्टाइल पे कितना फ़र्क पड़ सकता है। अभी मुझे एक भाई मिला था, तो भाई के पास नॉर्मल वाली एक्सपल्सिव, उसमें स्टॉक टायर डला हुआ था जो सीएट का आता है। अब मैंने भाई से पूछा ऐसे कि भाई आपने कितनी चला ली बाइक, तो 49,000 भाई ने जो है बाइक चला ली थी टोटल। फिर मैंने पूछा भाई ये कौन सा सेट है टायर का, क्योंकि उसकी टायर की हालत जो है इससे थोड़ी सी कम थी, जैसा मेरा अगला टायर है इससे थोड़ी सी और कम थी। भाई ने बताया कि ये स्टॉक टायर है भाई। मतलब मैं थोड़ी देर में तो सोच में पड़ी है कि यार 50,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट बंदा चला चुका है बाइक को, और वही स्टॉक टायर अभी तक चल रहा है, तो कैसे ही कितना आराम से प्यार से बाइक को चलाते होंगे। तो ये भी चीज़ काफ़ी मैटर करती है कि आप बाइक को चलाते कैसे हो। वैसे ही जो पार्ट है सारे वेयर एंड टेयर होते हैं उसके। फ्यूल कॉस्ट जो है बाइक की थोड़ी अब बढ़ गई है, ये पता नहीं मुझे, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे वीडियो में जब कौन सी बारी आएगी। तो हाँ, फ्यूल जो पहले इसकी कंजप्शन थी वो पहले बहुत कम थी, और अब वैसे अभी भी एवरेज अगर देखा जाए तो कमी है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, पर हाँ पहले से थोड़ी कंजप्शन ज़्यादा हो गई है। अब बात करते हैं बाइक के प्रोज और अच्छी बातों के बारे में। तो सबसे पहले तो यही है भाई कि इसको मेंटेन करना बहुत आसान है और सस्ता है। ये वाला जो फैक्टर है मेंटेनेंस वाला, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि बाइक परचेज करने के बाद जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो बाइक को चलाने का, फ्यूल का, और उसको मेंटेन करने का ही होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। सेकेंड इज ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़। भाई इस बाइक की एंट्री लेवल में जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो शायद ही आपको किसी बाइक में मिल पाएंगी इस बजट में। और इतनी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए आपको थोड़ी बड़े हायर सेगमेंट में जाना पड़ेगा, जो 4 लाख 4.5 लाख रुपए के करीब आता है। KLX
मैक्स की जो सीरीज़ है वो भी ऑब्वियसली थोड़ा हायर एंड पे और वो रोड लीगल भी नहीं है। अगर आपको ऑफ रोडिंग की तरफ ही जाना है तो उस तरफ जा सकते हो, नहीं तो एडवेंचर टूरिंग वाला जो सेगमेंट है भाई उसमें एंट्री लेवल बेस्ट ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़। हाईवे के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन ऑफ रोडिंग के मामले में तो एंट्री लेवल ये बेस्ट चॉइस हो सकती है आपके लिए। थर्ड इज़ रिलायबिलिटी। हीरो की रिलायबिलिटी पे मुझे अभी तक कोई शक नहीं हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है, कभी कोई इशू आया तो एकदम सोल्व हो जाता है। रिलायबिलिटी वाला फैक्टर इसलिए भी मैटर करता है क्योंकि यार जब बाइक आप ले लेते हो उसके बाद एक ही चीज़ मैटर करती है, आफ्टर सेल सर्विस। भाई अगर कंपनी वाले आपको कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, जब आपकी बाइक में कोई दिक्कत आ जाएगी तो फिर आपको बाहर से करानी पड़ेगी, आपको फालतू का मेंटल स्ट्रेस होगा। तो ये चीज़ लेने के लिए तो आपने बाइक नहीं ली। बाइक आपने लिए चलाने के लिए, मस्ती करने के लिए, ये चीज़ों के लिए थोड़ी लिए कि बाइक सर्विस सेंटर में खड़ी रहेगी और फिर सर्विस सेंटर वाले हेल्प नहीं करेंगे। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। हालांकि इतनी बड़े सेगमेंट की बाइक नहीं है ये कि इसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत है, पर छोटी छोटी बाइकों में भी बहुत दिक्कत आ जाती है। जिनको आती है उनको पता होगा, जो ये व्यूअर्स देख रहे होंगे। तो रिलायबिलिटी के मामले में तो 10 on 10 नंबर है हीरो को, कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। ये मत सोचना भाई कि वो स्पॉन्सर्ड वीडियो है, तुम्हारे भाई को कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं मिलता है। जो मतलब बोल रहा हूँ अपने दिल से बोल रहा हूँ। फोर्थ इज गुड फॉर टॉल राइडर्स। अब थोड़े जो एक्स्ट्रा टॉल राइडर्स होते हैं जिनकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा होती है, भाई हमारे लगते हैं घुटने, जब हैंडल जब मोड़ते हैं ना वापस तो घुटने उसमें टच होते हैं और वो बाइक ना थोड़ी बच्ची से भी लगती है। ये बाइक टॉल राइडर्स के लिए इतनी परफेक्ट है। हालांकि बहुत सारी बाइक है जिनकी 800 mm से ऊपर सीट हाइट है, वो सब टॉल राइडर्स पे अच्छी लगती हैं। इसकी सीट हाइट है 885 mm, तो मेरे भी वैसे टोस्ट टच होते हैं इस पे एक बार आपको मैं बैठ के दिखा देता हूँ। तो ये देखो, अब तो खैर वैसे पूरे आ जाते हैं, सस्पेंशन की थोड़ी सेटिंग कर दी है, पर इसको आगे पीछे करने में मतलब जब जोर लगता है ना तो टॉस से ही लगता है। तो ये वाला फैक्टर भी मैटर करता है काफ़ी कि टॉल राइडर्स के लिए काफ़ी अच्छी बाइक है ये। शॉर्ट राइडर्स को थोड़ी दिक्कत आ सकती है हाँ इसमें, लेकिन उसकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भाई। शॉर्ट राइडर्स में भी इतना जिगरा होता है, मैंने उनको देखा है रैली करते हुए, रैली ऑफ हिमालयज़ में। तो ये वाला फैक्टर तो बिल्कुल मतलब ख़त्म ही कर दो। जैसे मुझसे बहुत सारे जो शॉर्ट राइडर्स होते हैं वो कमेंट्स में पूछते हैं कि भाई मैं ये वाली बाइक परचेज कर लूँ, क्या दिक्कत तो नहीं आएगी? भाई एक जगह आपको सिर्फ दिक्कत आ सकती है, अगर आप नए राइडर हो और आप सिटी में राइड कर रहे हो, और ऑब्वियसली जब आप बाइक लोगे तो आप सिटी में जाओगे ही। तो एक बार टेस्ट राइड लेके जरूर देखना। मैं अगर बोल भी दे रहा हूँ तो उसके बाद भी टेस्ट राइड करके जरूर देखना कि आपको बाइक कैसा कंफर्ट दे रही है, उसके बाद ही डिसाइड करना कि आपको कौन सी बाइक लेनी है। अब बारी आती है बाइक की थोड़ी सी बुराई करने की, कौन सी बारे में, क्योंकि भाई हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं है। सबसे पहली जो कमी आपको फेस करनी पड़ती है अगर आप एक एक्सपल्स ले रहे हो तो वो है भाई पावर से कॉम्प्रोमाइज़। 200 सीसी सेगमेंट की बाकी बाइकों में आपको काफी अच्छा पावर फिगर देखने को मिल जाएगा, 20 to 23 PS तक का पावर देखने को मिल जाएगा। दिस बाइक जनरेट 19 bhp एंड 17 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इनिशियल में बिल्कुल कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, पर हाँ एक पॉइंट पे आपको लगने लगता है कि बहुत ही कॉम्प्रोमाइज कर लिया आपने पावर से। सेकंड जो इसमें कमी है भाई, दिस बाइक इज नॉट मेड फॉर लॉन्ग राइड्स और हाईवे राइड्स। ऑब्वियसली आप इससे लद्दाख भी जा सकते हो, मेरे एक सीनियर राइडर है वो इससे लद्दाख जा चुके हैं। इसके भी 2V वेरिएंट्स है, जो ये तो 4V वेरिएंट है। 2V वेरिएंट से वो लद्दाख एक बार कंप्लीट कर चुके हैं। कैपेबिलिटी वाली कोई बात नहीं आती है, बात आती है कि स्पीड के बारे में। 80-90 तक की इसकी टॉप स्पीड आप जनरेट कर सकते हो, मतलब एक मेंटेन कर सकते हो 80-90 की। उससे ऊपर अगर आप कुछ भी ले जाओगे तो बाइक बहुत स्ट्रगल करती है, और ये एक इसका मेजर कॉन है। तीसरा जो कॉन मैंने बाइक में नोटिस किया वो है भाई माइलेज ड्रॉप। जैसे मैंने आपको बताया कि बाइक की माइलेज थोड़ी ड्रॉप हो चुकी है और सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो चुकी है। जब बाइक मतलब पहला इसका मैंने माइलेज टेस्ट किया था और वो भी अच्छी खासी स्पीड में करा था, ऐसा नहीं था उसमें ज़्यादा हाई स्पीड इंक्लूड नहीं थी, सब कुछ इंक्लूड था उसमें। सिटी राइड, हाईवे राइड, हाई स्पीड सब इंक्लूड होने के बाद मेरा एवरेज निकल के आया था 38 to 40 के अराउंड। अभी मैंने रिसेंटली एक फुल टैंक माइलेज टेस्ट करा, उसमें भी सब कुछ इंक्लूडेड था। हाईवे की राइड थी, टॉप स्पीड राइड भी थी भाई। 31 kmpl की माइलेज इसमें निकल के आई है, तो काफ़ी ज़्यादा टर्म माइलेज जो है वो ड्रॉप हो चुका है। और मैंने फिर रियलाइज़ भी किया कि हाँ थोड़ा बाइक जो है फ्यूल ज़्यादा खाने लगी है। तो इस बारे में ही मैं कंपनी से बात करने वाला हूँ, मतलब अब की बार जब दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या पता कुछ इशू आ रहा हो। थोड़ा बहुत तो चलो चलता है कि बाइक चलती है, थोड़ी पुरानी भी होती है, थोड़ा बहुत तो फर्क आता है, पर ये तो कुछ ज़्यादा ही फर्क आ गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाइब्रेशन। भाई बाइक के हैंडल में, फुट पैग्स में बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन आते हैं, और यहाँ पे जब आपके थाइस टच हो रहे होते हैं, घुटने टच हो रहे होते हैं, यहाँ पे भी वाइब्रेशन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले जो बाइक होती थी बहुत स्मूथ होती थी, इसमें अब जो, और वो भी वाइब्रेशन ऐसे नहीं है, थोड़े हल्के वाइब्रेशन है, वो काफ़ी तेज़ वाइब्रेशंस होते हैं। और हाई स्पीड में तो बिल्कुल भूल ही जाओ। जैसा मैंने आपको बताया कि हाई स्पीड में तो जैसे 90 की स्पीड के ऊपर आप इसको नहीं चला सकते, चला दो इसको 120 भी सकते हो, पर वो फिर बाइक में आपको फील होने लगता है कि आप ज़बरदस्ती बाइक को खींच रहे हो, तो वो चीज़ समझ में नहीं आती। तो यही थी कुछ कमियाँ इसकी। वैसे तो इसके अलावा कोई मेजर इशू नहीं है, जैसे कि भाई बाइक भी बाकी बाइकों में आजकल आ रहा है कि किसी की चेसी टूट गई या कुछ हो गया। चेसी तो बहुत मजबूत है भाई बाइक की, हीरो की चेसी है। पर जोक्स अपार्ट भाई, ओवरऑल अगर आप एक बाइक परचेज करने की सोच रहे हो, अगर आपका यही बजट है, 2 लाख तक का बजट है आपका ऑन रोड, तो 185 में आपके 15,000 रुपये जो है गेयर्स के लिए बच जाएंगे, अच्छे हेलमेट के लिए, राइडिंग जैकेट के लिए, ग्लव्स के लिए। और भाई एक सजेशन मैं आपको जरूर दूंगा, जैकेट से पहले ना बूट्स लेना, बूट्स और ग्लव्स।
जो सबसे पहले चोट आपकी लगती है ना वो भाई पैरों में, इधर उधर और घुटनों में लगती है। तो प्लीज़ इन्वेस्ट इन गुड बूट्स बिफोर राइडिंग जैकेट। ये शोशेबाजी नहीं चलती, मैंने ये शोशेबाजी कर ली है, लेकिन आप मत करना। तो मतलब गेयर्स का भी ऐसे एक हायरार्की होती है, पहले कौन सा गेयर लेना चाहिए, हेलमेट लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, वो अलग टॉपिक है, उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं। पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो 185 में दिस इज़ द बेस्ट परचेज यू कैन मेक। बाकी अगर आपका कोई ऑप्शन है, कुछ अदर पर्पज़ है आपका बाइक से, तो आप दूसरी तरफ जा सकते हो। NS 200 भी अवेलेबल है। 200 सीसी सेगमेंट में तो बहुत सारी बाइकें अवेलेबल हो गई हैं। अगर आप एक ऐसी बाइक लेने की सोच रहे हो जो सिटी राइड के साथ आपको थोड़ा वीकेंड्स पे फन भी देते हैं, आप ऑफ रोडिंग भी कर पाओ उससे, और उसकी कैपेबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा हो और रोड प्रेजेंस उसकी अच्छी हो, तो दिस इज द बाइक एक्सपल्स रैली एडिशन, जो अब एक्सपल्स प्रो के नाम से भी आती है। पिछले 1 महीने में हमने 80 सब्सक्राइबर गेन करे हैं, उन सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई बाइक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते जी।